अगस्त 1990 मिडिल ईस्ट का एक देश जिसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। जगह जगह पर आर्मी टैंक्स और लाशों के जत्थे बिखरे हुए थे। आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ फाइटर जेट्स ने बर्बादी का एक खौफनाक मंजर बना रखा था। जिस पर भी शक होता उसे तुरंत गोली मार दी जाती। देश के हुक्मरान देश छोड़कर भाग चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई घर साबुत बचा ही ना हो। अब तक आपको समझ आ गया होगा, हम बात कर रहे हैं तेल का भंडार कहे जाने वाले देश कुवैत की। अब तेल का जिक्र हमने कर दिया है तो यह समझना मुश्किल नहीं है, इस युद्ध के पीछे भी वजह पैसा ही थी, जो वहां तेल की शक्ल में बेशुमार मौजूद था। दौलत बाबा आदम के जमाने से युद्ध की वजह बनती आ रही है। इस नज़ारे से ठीक 2 दिन पहले 2 अगस्त 1990 को इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर देर रात अचानक हमला कर दिया। अचानक रात के 2 बजे तकरीबन 1.5 लाख सैनिक, जिसकी अगुवाई 300 टैंक्स कर रहे थे, कुवैत पर पहुंच चुके थे। मात्र 17,000 कुवैत के सैनिकों की इन्हें रोकने की हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ ही घंटों में इराकी आर्मी कुवैत की राजधानी पहुंच चुकी थी। कुवैत के फाइटर जेट्स हवा में उड़े जरूर, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, भागने के लिए। उन्होंने सऊदी अरेबिया में शरण ली जाकर, और कुवैत की नौसेना भी खड़े खड़े तमाशा देखती रही। इराकी आर्मी को आदेश दिया गया था कि वो कुवैत सिटी में घुसते ही सबसे पहले दसमान राजमहल जाकर शाही परिवार को बंदी बनाए। लेकिन कुवैत के अमीर किंग शेख जाबिर अल अहमद को पहले ही सद्दाम के इरादों की भनक लग गई थी। वो अपने मंत्रियों को लेकर पहले ही सऊदी अरब भाग चुके थे। सद्दाम हुसैन के जीवन पर लिखी गई किताब, जिसका नाम है सद्दाम द सीक्रेट लाइफ, इसके राइटर हैं कॉन कफलिन। वे लिखते हैं, कुवैत के अमीर शेख जाबिर परिवार और मंत्रियों समेत देश से निकल गए, लेकिन शाही परिवार का एक सदस्य और अमीर के सौतेले भाई शेख फहाद ने अपने मुल्क में रुकने का फैसला किया। वो कुवैत आर्मी में कैप्टन थे। उन्होंने महल में रुककर इराक फौजी का सामना करने की हिम्मत दिखाई। जब इराकी सेना राजमहल पहुंची तो वो कुछ सैनिकों के साथ पिस्टल लिए हुए छत पर खड़े थे। इराकी सेना ने उन्हें देखते ही गोलियों से भून दिया। 6 घंटे के अंदर देश पर कब्जा कर लिया इराकी सेना ने। देश के 3 लाख नागरिक देश छोड़कर भाग चुके थे। हमले के कुछ घंटों के अंदर ही यूएन ने इराक पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने भी इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी नौसेना के पोत इंडिपेंडेंस को हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में निकलने का हुक्म भी दिया गया। लेकिन इन सब के बीच एक अमेरिकी राजदूत महिला और सद्दाम हुसैन के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा सामने आया। दुनिया भर में यह महिला चर्चा का केंद्र बनी। कहा जाता है सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमला करने के पीछे इसी महिला का हाथ है। अमेरिका से पूछा भी जाने लगा, क्या अमेरिका का इशारा मिलने पर सद्दाम हुसैन ने यह हमला किया, और अगर अमेरिका के कहने पर सद्दाम ने हमला किया तो बाद में अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया? क्या अमेरिका ने युद्ध में उतरने के बाद इराक को धोखा दे दिया? क्या था उस बातचीत में? यही सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं रोहित, आप देख रहे हैं किस्से कहानी। अब शुरू से शुरू करते हैं। बात 1980 की है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद शिया धर्मगुरु अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को गद्दी से हटाया। हम पहले ही शाह पहलवी के ऊपर एक एपिसोड बना चुके हैं, लिंक आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईरान से जुड़े हुए इराक में भी शिया मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, जबकि यहाँ के राजा सद्दाम हुसैन सुन्नी थे। सद्दाम को लगा कहीं ईरान की तरह यहाँ भी शिया क्रांति का बिगुल न बजा दें। इस वजह से उसने सितंबर 1980 को ईरान पर अटैक कर दिया। सद्दाम को लगा ईरान अभी अभी क्रांति से निकला है, कमज़ोर है, कुछ ही महीनों में कब्जा हो जाएगा। अमेरिका भी अपने लाडले शाह पहलवी को गद्दी से हटाए जाने पर नाराज था। उसने भी इराक को हथियार देने का वादा कर दिया। ऐसे में सद्दाम के हौसले बुलंदियों पर थे। लेकिन क्रांति से पैदा हुई ईरान की एकजुट जनता ने सद्दाम के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की एक आवाज पर पूरा ईरान युद्ध में खड़ा हो गया। जिस युद्ध के कुछ हफ्तों में खत्म होने की बात हो रही थी, उस युद्ध को खत्म होते होते 8 साल लग गए। इन 8 सालों में सद्दाम को इंच भर भी ईरान की जमीन पर कब्जा नहीं मिला। उल्टा सद्दाम हुसैन का मुल्क अरबों डॉलर के कर्जे में डूब गया। ये वो कर्ज था जो कुवैत, सऊदी अरब और यूएई ने युद्ध में लड़ने के लिए सद्दाम को दिया था। मतलब सद्दाम को युद्ध में धकेलने वाले और भी गुनहगार थे, अकेले सद्दाम नहीं थे। 1989 आते आते सद्दाम की हालत पस्त हो चुकी थी।
इराक पर भारी आर्थिक संकट आ चुका था। ईरानी युद्ध में मारे गए 51,000 फौजियों की विधवाओं को पेंशन तक देने का पैसा नहीं बचा था सद्दाम के खजाने में। सद्दाम ने कई मीटिंग की, कुवैत और सऊदी अरब से कहा कि हमारा सारा कर्जा माफ कर दो। ईरान से उन्हें भी खतरा था और वैसे भी ईरान से युद्ध लड़कर सद्दाम ने उनकी भी मदद ही की। और भी मसलों पर बात हुई। उसमें कहा कुवैती सीमा पर इराकी क्षेत्रों से भी तेल निकाला जा रहा है, उसे तुरंत बंद किया जाए। इराक ने बाकी अरब देशों से भी ये भी कहा कि वो तेल का प्रोडक्शन थोड़ा कम करें, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ेंगे और इराक को अपने देश की हालत सुधारने का एक मौका मिलेगा। लेकिन कई बैठकों के बाद भी इराक की किसी ने एक नहीं सुनी। आखिरकार 1990 की गर्मियों में एक रोज राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर कुवैतियों ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे पास चीजों को सुधारने और अपने अधिकारों की बहाली के लिए जरूरी कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसके कुछ रोज बाद ही इराकी सेना कुवैती बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगी। 21 जुलाई तक करीब 50,000 सैनिक इराक के बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए थे। 2 अगस्त को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अचानक हमला कर दिया। पूरे कुवैत पर कब्जे के बाद सद्दाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई अल हसन अल माजिद को कुवैत का गवर्नर बना दिया। इससे महज 2 रोज बाद ही इराकी सेना सऊदी अरब के बॉर्डर पर भी इकट्ठा होने लगी। सऊदी किंग ने सुरक्षा के लिए अमेरिका से मदद मांगी। 1940 से ही अमेरिका की सऊदी अरब, यूएई और कुछ खाड़ी देशों से डील चल रही थी, जिसके तहत अमेरिका ने उन देशों को सुरक्षा देने का आश्वासन दे रखा था। बदले में अमेरिका को निर्बाध रूप से तेल की सप्लाई करते थे। अमेरिका को लगा कि अगर इराक ने कुवैत के बाद सऊदी अरब पर भी कब्जा कर लिया तो तेल के सबसे बड़े क्षेत्र पर इराक का कब्जा हो जाएगा और अमेरिका का इंटरेस्ट खतरे में पड़ेगा। ऐसे में 7 अगस्त 1990 को बड़ा ऐलान किया। राष्ट्रपति बुश ने एक संबोधन में कहा वो 82 सेकेंड एयरबोर्न डिवीजन को सऊदी अरब भेजेंगे। इसे ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड नाम दिया गया। अगले 6 महीनों में करीब 1,30,000 अमेरिकी सैनिकों को सऊदी अरब की धरती पर उतारा गया। इसी बीच सितंबर 1990 में अमेरिकी राजदूत से हुई बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया सद्दाम ने। यह बातचीत युद्ध से 1 हफ्ते पहले इराक में मौजूद अमेरिकी राजदूत एप्रिल गिलेस्पी और सद्दाम हुसैन के बीच हुई थी। दरअसल 25 जुलाई को बगदाद में एप्रिल गिलेस्पी को एक पत्र भेजकर मिलने का आमंत्रण दिया। सद्दाम पर लिखी गई अपनी किताब में कौन कफलिन लिखते हैं, गिलेस्पी से सद्दाम इराकी सैनिकों को कुवैत की सीमा पर जुटने को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया जाननी थी। इस बैठक में सद्दाम ने अपनी मजबूरियां गिनाई, देश पर आए आर्थिक संकट की बात कही, कुवैत और सऊदी अरब की शिकायत भी की। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन गड़बड़ इसके बाद हुई। अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉशिंगटन की एक पोस्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान अमेरिकी राजदूत इराकी तानाशाह से कहती हैं, मुझे इराक के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधा निर्देश मिला है। मैं जानती हूं आपको पैसों की जरूरत है, हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं और हमारी राय है आपको अपने देश को संवारने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन अरब देशों की आपसे झगड़ों पर अमेरिका ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। जैसे कुवैत के साथ आपके सीमा विवाद, उसे लेकर अमेरिका ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। मुझे आपसे दोस्ती करने की मंशा के तहत आपके इरादों के बारे में पूछने के आदेश मिले हैं। बातचीत में वो यह भी कहती हैं कि इराक के बाकी अरब देशों से जो भी मसले हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। इस बैठक के आखिर में सद्दाम हुसैन कहते हैं, अगर कुवैत के साथ उनका कोई समझौता नहीं हो पाया तो इराक मौत तो स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका ने सऊदी अरब सेना भेजने के कुछ दिन बाद जब ये बातचीत सामने आई तो अमेरिकी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे। कहा जाने लगा एप्रिल गिलेस्पी ने सद्दाम से ये कहा, अमेरिका को अरब देशों के आपसी झगड़े से कोई मतलब नहीं, तभी सद्दाम को हमला करने का इशारा मिल गया था। कुछ लोगों ने यह भी कहा, गिलेस्पी की बातों से यही समझ आया अगर इराक कुवैत पर हमला कर देगा तो अमेरिका बीच में नहीं आएगा। लेकिन जब इराक ने हमला कर दिया तो अमेरिकी सेना लोहा लेने कुवैत पहुंच गई। अमेरिकी राजदूत गिलेस्पी पर सद्दाम से बैठक के दौरान गलती करने और नादानी में बातचीत करने के आरोप लगे। बात इतनी बढ़ गई कि गिलेस्पी को अमेरिकी संसद में सफाई देनी पड़ी। गिलेस्पी ने इन आरोपों को जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा उन्हें या अमेरिकी सरकार को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सद्दाम कुवैत पर हमला कर देंगे।
उनके मुताबिक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सद्दाम के करीबी मित्र और मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने निजी तौर पर वाशिंगटन और लंदन को आश्वासन दिया था कि सद्दाम का कुवैत पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और अरब संकट का हल कूटनीति से ही निकाला जाएगा। 29 नवंबर को यूएन सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया अगर इराक की सेना 15 जनवरी 1991 तक कुवैत से बाहर नहीं जाती तो उसे सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके खदेड़ा जाएगा। सद्दाम हुसैन ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने 39 देशों का गठबंधन बनाया और इन देशों के 7 लाख सैनिक सऊदी अरब और कुवैत पहुंच गए थे। यह था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड का दूसरा पड़ाव जिसका नाम रखा गया था डेजर्ट स्टॉर्म। 29 जनवरी 1991 को सद्दाम ने सऊदी अरब के कुछ इलाके में भी अपनी सेना भेज दी। अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। साफ था कोई पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रपति बुश ने इराक पर हवाई हमले करने का आदेश दे दिया। पूरा इराक में भारी तबाही तो हुई, 4 हफ्तों के अंदर ही इराक के 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिटा दिए गए। इराक के सभी जरूरी ठिकाने बिल्कुल बर्बाद कर दिए गए और इस युद्ध में इराक के 1 लाख से ज्यादा सिपाही मारे गए। वहीं गठबंधन पक्ष के 300 जिसमें तकरीबन 150 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। इराक को झुकना पड़ा। 18 फरवरी 1991 को इराक के विदेश मंत्री तारिक अजीज मॉस्को गए। उन्होंने सोवियत संघ से जो एक ऑफर मिला कि इराक को बिना शर्त कुवैत से हटना होगा वह स्वीकार कर लिया। लेकिन तब तक विश्व नेताओं के बीच सद्दाम हुसैन की विश्वसनीयता कम हो गई थी। सिर्फ आश्वासन से काम चलने वाला नहीं था। इसलिए अप्रैल 1991 में यूएन सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 687 पारित किया। इसके तहत इराक को अपने सभी सामूहिक हथियारों का विनाश करना होगा। शुरुआत में सब सही रहा लेकिन साल 1998 में इराक ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने हवाई हमले करवाए इराक पर। सद्दाम के शासन को जड़ से खत्म कर दिया। इसे ऐसे भी कह सकते हैं जिस दिन सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया उसी दिन सद्दाम की बर्बादी की कहानी लिख दी गई। लोग ये भी कहते हैं सद्दाम को अमेरिका से मिले धोखे ने हरवाया। इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर